हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के क्लास में हम लोग जो केडी पब्लिकेशन का बुक है नीतू मैम का, उसमें जो वर्ब का चैप्टर है उसमें से हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप बुक में देखिएगा तो आपको टोटल 47 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिसमें से आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और बाकी का जो क्वेश्चंस रह जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए ये देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि ही वाज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। अब इस क्वेश्चंस में हमें ना इस वर्ब को समझने की जरूरत है। यहां पे ये जो रोज वर्ब लिखा हुआ है ना, इसे समझने की जरूरत है। ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। यहां पे ये जो मेनी क्वेश्चंस लिखा हुआ है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमसे गलती हो गया। क्लियर है? अब क्या करने हैं, इसे हमें ठीक करने हैं। इसे ठीक करने के लिए हम लोगों को दो वर्ब का ध्यान रखने हैं। एक हमारा वर्ब होता है राइज, एक हमारा वर्ब होता है राइज। राइज का मतलब होता है बढ़ना या फिर उगना। ये हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा रोज, और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा रीजन। फिर इसी तरह का एक हमारा वर्ब होता है रेज। रेज, रेज का मतलब होता है उठाना। क्लियर है? उठाना। ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा रेज्ड, और थर्ड फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा रेज्ड। अब हमें यहां पे ना एक ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए मतलब हमें यहां पे ये जो रेज है इसका सेकंड फॉर्म लिखने होंगे, और इसे हमें इस तरह से सही करना होगा, रेज्ड। और इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से ठीक करने होंगे, ही वाज सो इंक्विजिटिव दैट ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। He was born to poor parents but brought up in an affluent family। अब यहां पे देखिए एक वर्ब यूज हुआ है बोर्न, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एक वर्ब होता है बियर। बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, भुगतना या फिर पैदा करना। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है बोर। लेकिन इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो दो होता है। एक हमारा होता है बोर्न और एक हमारा हो जाता है बोर्न। अब ये जो बोर्न होता है ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। लेकिन इसका मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, भुगतना। ये जो बोर्न होता है ये सिर्फ एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है कम इनटू द वर्ल्ड, दुनिया में आना, मतलब पैदा होना। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे सहन करने की बात नहीं हो रहा है, यहां पे पैदा होने की बात हो रहा है। अगर पैदा होने की बात हो रहा है तो ये जो बोर्न लिखे ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमें यहां पे लिखना है बोर्न। और इस तरह से इस सेंटेंस को हमें सही करने होंगे, ही वाज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्राउट अप इन एन एफुलेंट फैमिली, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। The university was found in 1950 when India was self-dependent in many aspects। अब यहां पे
एक वर्ब यूज हुआ है फाउंड, इसे समझते हैं। फाउंड। एक हमारा वर्ब होता है फाइंड। 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 फाइंड का मतलब होता है टू गेट समथिंग, किसी चीज को पाना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा हमारा फाउंड, और थर्ड फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा हमारा फाउंड। क्लियर है? इसी तरह का एक मिलता जुलता हमारा वर्ब होता है फाउंड। फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, किसी चीज को बनाना, स्थापित करना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म जो होगा वो भी हो जाएगा फाउंडेड। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो यहां पे यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की बात हो रहा है। अगर यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की बात हो रहा है तो ये जो हम फाउंड लिखे हैं वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये हमारा गलत हो गया, हमें यहां लिखना पड़ेगा फाउंडेड। और हमें इस सेंटेंस को सही करने होंगे इस तरह से, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ मेनी रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वे। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है कंप्लेंट, इसे समझते हैं हम लोग। कंप्लेंट। एक वर्ड हमारा होता है कंप्लेंट। कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, और ये हमारा नाउन होता है। ये हमारा नाउन होता है। लेकिन एक वर्ड होता है कंप्लेन। कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, और ये हमारा वर्ब होता है। ये हमारा वर्ब होता है। अब अगर हम बात करें कंप्लेन का, तो कंप्लेन हमारा हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। कंप्लेंड जो हमारा हो गया ये हमारा हो गया सेकेंड फॉर्म, और कंप्लेंड जो हो गया ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्म। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे हमें एक वर्ब की जरूरत है, ना कि नाउन की जरूरत है। अगर हमें वर्ब की जरूरत है तो हम यहां पे लिखेंगे कंप्लेंड। और इस तरह से हमें ये सेंटेंस सही करने होंगे। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ मेनी रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फेल्यूर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। अब यहां पे देखिए, यहां पे इस सेंटेंस में हमें ये जो अफेक्ट यूज हुआ है, ये अफेक्ट एक वर्ब है, ये जो वर्ड यूज हुआ है इसे समझने हैं। ये देखिए, एक वर्ड हमारा होता है अफेक्ट। अफेक्ट, ये जो अफेक्ट होता है ये हमारा वर्ब होता है। फिर एक हमारा वर्ड होता है इफेक्ट। इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होता है ये हमारा नाउन होता है। अब इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो हमें यहां पे वर्ब की जरूरत नहीं है। क्यों वर्ब की जरूरत नहीं है? क्योंकि इस सेंटेंस में ये जो फेल्यूर है ये सब्जेक्ट है। मस्ट जो लिखा हुआ है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैव लिखा हुआ है ना ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब। तो अब हमें ना यहां पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखने हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो हमें यहां पे नाउन लिखने हैं। नाउन लिखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इफेक्ट। इफेक्ट। एक दूसरी गलती यहां पे एक और क्या हो गया है कि ये जो द टफ है ना ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ये जो द टफ है इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये ना जब हम किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगा देते हैं तो नाउन बन जाता है, और वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है।
तो अगर ये प्लूरल है, क्लियर है, प्लूरल नाउन है, तो हम इसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे, तो यहां से ये भी हटाने होंगे। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, फेल्यूर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। और हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर तो ये दिया हुआ है, लेकिन ये भी हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। I keep my cool and never lose my temper even when provoked। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है लूज, इसे समझते हैं लूज। ये देखिए एक वर्ड हमारा हो गया लूज। लूज, लूज का मतलब होता है नॉट टू फिट, फिट ना आना। ढीला आप कह सकते हैं। और ये जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है। दूसरा जो हमारा एक वर्ड होता है वो होता है लूज। और ये जो लूज होता है इसका मतलब होता है टू मिस समथिंग, किसी चीज को खो देना। और ये जो होता है ये एक वर्ब होता है। ये वर्ब होता है, ये एडजेक्टिव होता है। एक और वर्ड हम लोग जान लेते हैं यहां पे, वो वर्ड है हमारा लॉस। लॉस, लॉस का मतलब होता है डेवुलेशन, हानि, घाटा। और ये हमारा नाउन होता है। चलिए अब आप सेंटेंस में पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमें यहां पे एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, हमें यहां पे एक वर्ब की जरूरत है। क्योंकि ये जो एंड है ना, ये जो एंड है ये दो वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है, कीप को और यहां पे जो हम वर्ब लिखेंगे उसको। तो ये जो लूज है इसे हटा दीजिए, यहां पे लिखिए ये वाला लूज। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड। और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज। अब यहां पे देखिए एक वर्ड यूज हुआ है लाइड, ये एक वर्ब है लाइड। इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक वर्ब हमारा होता है लाई, लाई। लाई का मतलब होता है पड़े होना या फिर लेटना। ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा हमारा ले, और जो थर्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा लेन। एक हमारा इसी तरह का वर्ड हो जाता है ले, ले। ये जो ले है इसका मतलब होता है देना या फिर रखना। ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा लेड, और थर्ड फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा लेड। एक और वर्ब हम लोग यहां पे देख लेते हैं, एक होता है लाई। लाई का मतलब झूठ बोलना, और ये भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लाइड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइड। चलिए अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिए, तो यहां पे ना हमें ये जो लाइड लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाएगा झूठ बोलना। ये हमारा रॉन्ग हो गया। यहां पे हमें एक इंट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। इंट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहां पे ऑन जो है ये एक प्रीपोजिशन है और इसका ये ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां पे एक इंट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा ये वाले वर्ब, क्लियर है।
अगर ये वाले वर्ब को हम लिखेंगे सेकंड फॉर्म में, क्लियर है, तो हमारा हो जाएगा ले। तो इसको हटाइए और यहां लिखिए ले। क्लियर है। और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने होंगे। ही ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉयिंग द कूल ब्रीज, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड काउज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। अब यहां पे एक वर्ब यूज हुआ है ओवरफ्लो, इसे समझते हैं। एक हमारा वर्ब होता है फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है फ्लू, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है फ्लॉन। लेकिन एक वर्ब हमारा होता है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना, और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है फ्लोड। थर्ड फॉर्म जो होता है वो भी होता है हमारा फ्लोड। अब यहां पे जो ये ओवरफ्लो लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में यहां पे ओवरफ्लोड होना चाहिए। तो इसको यहां से हटाइए और लिखिए ओवरफ्लोड, क्योंकि यहां पे उड़ने की बात नहीं हो रहा है, यहां पे बहने की बात हो रहा है, भरने की बात हो रहा है। ओवरफ्लोड का मतलब भर जाना। और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने होंगे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स एंड काउज्ड ग्रेट डिफिकल्टी, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। He lay his luggage aside and lay down to rest for a while. अब इस सेंटेंस में फिर से एक वर्ब यूज हो गया ले। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले इस वर्ब को समझने की कोशिश किया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक वर्ब हमारा हो गया लाई। लाई जो कि हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है लेटना, पड़े रहना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा हमारा ले, और जो थर्ड फॉर्म होगा वो हमारा हो जाएगा लेन। फिर हम लोगों ने देखा कि एक वर्ब हमारा होता है ले, और ये जो ले होता है इसका मतलब होता है देना या फिर रखना, और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेड। एक और वर्ब हम लोगों ने देखा था लाई। लाई का मतलब झूठ बोलना, और ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका सेकंड फॉर्म हो गया लाइड, और थर्ड फॉर्म हो गया हमारा लाइड। चलिए अब सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पे हमें जो नीड है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है, क्योंकि ये जो हीज लगेज लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। साथ ही साथ यहां पे लेटने की बात नहीं हो रहा है, यहां पे रखने की बात हो रहा है। तो हमें ना यहां पे एक ट्रांजिटिव वर्ब लिखने हैं। अब ये देखिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब में ये जो ले होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो इस हिसाब से वो सही हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम ले लिख रहे हैं तो ये वर्ब का बेस फॉर्म है, ही के साथ हम वर्ब का बेस फॉर्म नहीं लिख पाएंगे, एक गलती। दूसरा कि यहां पे ये जो सिचुएशन है ये पास्ट का सिचुएशन है। पास्ट का सिचुएशन है तो हमें ले का सेकंड फॉर्म लिखना होगा लेड। लेड। और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने होंगे। He laid his luggage aside and lay down to rest for a while, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। When calamity fell the village, they faced it bravely. अब यहां पे देखिए, यहां पे एक वर्ब यूज हुआ है फेल, इसे समझते हैं। एक हमारा वर्ब होता है फॉल। फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, और ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका सेकंड फॉर्म हमारा हो जाएगा फेल। थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा फॉलेन।
एक हमारा वर्ब इसी तरह का मिलता जुलता वर्ब होता है फेल, और ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज को काट करके गिरा देना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा फेल्ड, और थर्ड फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा फेल्ड। फिर एक वर्ब हमारा और होता है, वो हमारा होता है बीफॉल। बीफॉल, बीफॉल जो होता है ये, इसका मतलब होता है, क्लियर है, इसका मतलब होता है कोई घटना घटना या कोई मुसीबत आ जाना, कोई मुसीबत पड़ जाना, इस तरह का इसका मीनिंग होता है, और ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हमारा हो जाएगा बी फेल, और थर्ड फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा बी फॉलन। चलिए, अब अगर ये बात समझ आ गया तो हम लोग सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। यहां पे जो बात हो रही है, क्लियर है, वो बात हो रही है किसी चीज का गिरने की बात नहीं हो रही है, यहां पे मुसीबत आने की बात हो रही है, क्लियर है। अगर यहां पे मुसीबत आने की बात हो रही है तो ये जो फेल है ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमें यहां पे लिखने हैं बी फॉल, बी फेल, बी फेल। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, व्हेन कैलेमिटी बेफेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, द assassin was convicted and ordered to be hung। अब यहां पे एक वर्ब यूज हुआ है hung, इसे समझते। एक हमारा वर्ब होता है hang। hang के दो मीनिंग होते हैं। एक तो hang का मतलब हो गया किसी चीज को लटकाना। अगर hang का मतलब किसी चीज को लटकाना या टांगना हो तो इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा हंग, और थर्ड फॉर्म जो होगा वो भी हो जाएगा हमारा हंग। लेकिन हैंग का एक और मीनिंग होता है, हैंग का एक और मीनिंग होता है। हैंग का मतलब फांसी देना भी होता है। अगर हैंग का मतलब फांसी देना हो तो इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा हमारा हैंग्ड। अब यहां पे आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे एसेसिन को फांसी देने की बात हो रहा है। अगर फांसी देने की बात हो रहा है तो ये जो हमारा हंग है इसे हटाइए और यहां लिखिए हैंग्ड। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, द एसेसिन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। अब यहां पे एक वर्ब यूज हुआ है रिटर्न, और इस रिटर्न के साथ ये बैक वर्ड यूज हुआ है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न, तो रिटर्न का मतलब होता है एक तो कम बैक, या दूसरा मीनिंग इसका हो जाता है गिव बैक। ये इसी तरह से अगर हम रिट्रीट लिख दें, रिट्रीट लिख दें या रिसीड लिख दें तो इसका मतलब होता है गो बैक। अगर हम रिकवर लिख दें, रिकवर लिख दे तो रिकवर का मतलब हो जाएगा कम बैक। इसी तरह से अगर हम रिबिल्ड लिख दें, रिबिल्ड का मतलब हो जाएगा बिल्ड अगेन। तो इस तरह से अगर आप इनके मीनिंग को जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक। मतलब रिटर्न में पहले से बैक
मीनिंग एग्जिस्ट कर रहा है, अगर पहले से बैक मीनिंग एग्जिस्ट कर रहा है तो ये रिटर्न के साथ हम लोगों ने जो बैक लिखा है ये हमारा रॉन्ग हो गया, इसे सिंपली हटा दीजिए। और इस तरह से हमें सेंटेंस को सही करने होंगे। इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बिफोर 9 PM, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। When the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it. अब हमें यहां पे ना ये अग्री वर्ब को समझने हैं। अग्री, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो अग्री वर्ब होता है, अग्री, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सहमत होना, राजी हो जाना। एक हमें ये ध्यान रखने हैं। अब यहां पे ये देखिए जो अग्री लिखा हुआ है ना, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद जो ये इट लिखे हैं ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाएंगे, ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब एक वर्ब हमारा होता है एक्सेप्ट, एक हमारा वर्ब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो यहां पे एक तो हमें इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। दूसरा कि यहां पे सहमत या राजी होने की बात नहीं हो रहा है, यहां पे एक्सेप्ट करने की बात हो रहा है, किसी चीज को एक्सेप्ट करने की बात हो रहा है। अगर किसी चीज को एक्सेप्ट करने की बात हो रहा है तो आप इसे हटा दीजिए, यहां लिखिए एक्सेप्ट। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे। When the company offered him a purse on his retirement, he refused to accept it, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। The timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper। अब यहां पे ये सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना, ये एक पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हमें बी की फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। अब आप गौर से देखिएगा तो ये जो स्लीव्ड है ये दिखने में लगेगा कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये जो स्लीव्ड है ये दिखने में लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वर्ब हमारा होता है स्ले। स्ले का मतलब होता है किसी का कत्ल कर देना, क्लियर है, किसी का सर धड़ से अलग कर देना। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है स्लीव, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है स्लेन। अब हमें यहां पे इसका थर्ड फॉर्म लिखने हैं। इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा स्लेन, और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे। The timid creature was driven into a narrow lane where it was slain by the kidnapper, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Being implicated in a murder case, he was conclusively suspected for all the unsolved murder case। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है कंक्लूसिवली, और इसके साथ हम लोगों ने वर्ड यूज किया है सस्पेक्ट। अब कंक्लूसिवली का मतलब होता है किसी डाउट को खत्म कर देना, क्लियर है। लेकिन आप इस सेंटेंस में एक साइड डाउट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, दूसरा साइड आप ये बता रहे हैं कि उसको डाउट था, तो आप दोनों बात एक साथ नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो सस्पेक्ट वर्ब लिखा हुआ है, इसके साथ कंक्लूसिवली का यूज नहीं होता है। अगर यूज नहीं होता तो इसे सिंपली हटा दीजिए और इस सेंटेंस को इस तरह से सही कीजिए। बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वाज सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केस, और हमारा आंसर हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody मस्ट हैव dared him steal the scooter। अब यहां पे देखिए एक हमारा वर्ड यूज हुआ है dared, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो dare होता है, क्लियर है, जिसका मतलब हिम्मत करना या साहस करना होता है, ये कई बार हमारा वर्ब होता है सेंटेंस में, और कई बार ये हमारा मॉडल हो जाता है, मॉडल वर्ब हो जाता है। तो अब समझते हैं कि डेयर कब वर्ब होता है और डेयर कब मॉडल होता है। अगर आप डेयर का यूज करें, डेयर का यूज करें पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिवली, तो ये हमारा वर्ब होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अगर ये वर्ब हो जाएगा तो इसके बाद जो हम वर्ब लिखेंगे उसे हम लिखेंगे फुल इंफिनिटिव, यानी टू के साथ लिखेंगे, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ये लिखेंगे। लेकिन अगर हम डेयर का यूज इस तरह से कर दे, डेयर नॉट, या फिर हम डेयर का यूज इस तरह से कर दे, डेयर आई, डेयर आई, डेयर यू, डेयर ही, डेयर सी, मतलब अगर हम लोग डेयर का यूज नेगेटिवली करें, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में करें, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करें, तो फिर ये एक मॉडल हो जाता है। और हम लोग कोई भी मॉडल के बाद जब वर्ब लिखते हैं तो हमें उसे बेयर इंफिनिटिव यानी वर्ब के बेस फॉर्म में लिखने पड़ते हैं, बिना टू का। ये हमें समझने हैं। अब इस सेंटेंस में देखते हैं कि ये जो डेयर है ये वर्ब है कि ये मॉडल है। तो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये जो है ना, ये वर्ब है, ये एक वर्ब है। कैसे वर्ब है? इस सेंटेंस में ये जो दैट है ये कंजक्शन है, somebody जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब जो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, क्लियर है, वो हमारा मेन वर्ब होगा। तो इस हिसाब से ये मेन वर्ब है जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब को लिखेंगे उसे हम टू के साथ लिखेंगे। तो यहां पे ये जो स्टिल लिखा हुआ है ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमें यहां पे स्टिल के पहले टू लगाने हैं। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody मस्ट हैव dared him to steal the scooter, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। When I was young, I can run faster than मोहन। अब यहां पे हमें दो मॉडल्स को समझने हैं, एक तो कैन और इसके अलावा एक और होता है हमारा कुड, उसे समझते हैं। कैन जो होता है, कैन जो हमारा होता है, कैन का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए। प्रेजेंट एबिलिटी, क्या प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। कुड जो होता है, कुड मॉडल का यूज हम लोग करते हैं पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए। पास्ट की एबिलिटी, पास्ट में आप क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे ये बताने के लिए यूज होता है, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहां पे आप सेंटेंस को पढ़िए। कह रहा है कि जब मैं यंग था, इसका मतलब जब मैं यंग था तो मैं मोहन से तेज दौड़ लेता था। इसका मतलब कि हम यहां पे प्रेजेंट एबिलिटी नहीं बता रहे, हम पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं।
तो पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए हम लोग कैन यूज नहीं करेंगे, कैन के जगह पे कुड का यूज करेंगे। और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने होंगे, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्टर देन मोहन, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हरीश नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क। अब यहां पे ये एक वर्ड यूज हुआ है नीड्स, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो नीड है ये बिल्कुल डेयर की तरह है। डेयर की तरह है कहने का मतलब है कि अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा कि डेयर जो होता है वो कई बार वर्ब रह जाता है और कई बार वो मॉडल हो जाता है। सेम नीड भी हमारा इसी तरह का काम करता है। ये जो नीड है ये कई बार हमारा वर्ब होता है और कई बार ये हमारा मॉडल रह जाता है। अब उसी तरह से इसे जानते हैं, जिस तरह से डेयर को समझे थे सेम कॉन्सेप्ट यहां काम करता है। अगर हम लोग नीड का यूज करें पॉजिटिव सेंटेंस में, नीड का यूज करें पॉजिटिव सेंटेंस में, तो ये हमारा वर्ब होता है। लेकिन अगर हम लोग नीड के साथ नॉट लिख दे या फिर इसको हम लोग इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाने के लिए इस तरह से नीड आई, नीड यू, नीड ही, नीड सी, इस तरह से लिख दे, मतलब अगर हम लोग इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करें, नेगेटिवली यूज करें, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करें, तो ये हमारा मॉडल हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि यहां पे ये जो नीड यूज हुआ है ये हमारा मॉडल है या फिर वर्ब है। तो आप गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि नीड के साथ आप नॉट यूज कर लिए। अगर नीड के साथ नॉट यूज कर लिए तो ये मॉडल हो गया। मॉडल का सिंगुलर फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो फिर ये एस हटा दीजिए और सिंपली इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, हरीश नीड नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। He dare not to go there। अब फिर से हमारा डेयर आ गया, इससे पहले भी हम समझ चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। क्लियर है? इस डेयर को फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। मैंने क्या बताया कि ये जो डेयर है ये कई बार हमारा वर्ब होता है, कई बार ये हमारा मॉडल हो जाता है। अब अगर हम लोग डेयर का यूज करें पॉजिटिव सेंटेंस में तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ये हमारा। लेकिन अगर हम लोग डेयर के साथ नॉट लिख दें या डेयर को हम लोग इंटेरोगेटिव फॉर्म सेंटेंस बनाने के लिए इस तरह से डेयर आई, डेयर यू, डेयर ही, डेयर सी, डेयर दे, इस तरह से यूज कर ले, मतलब अगर इसका यूज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करें या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करें तो ये हमारा मॉडल हो जाता है। अब अगर ये मॉडल, अगर हम डेयर के साथ नॉट लिखते हैं या डेयर को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं तो ये मॉडल हो जाएगा। मॉडल के बाद जो भी हम वर्ब लिखेंगे वो हमें लिखने पड़ेंगे बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में। बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर
डेयर का यूज हम लोग वर्ब के रूप में किए हैं, तो इसके बाद जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करेंगे उसका यूज उसको हम लोग लिखेंगे फुल इंफिनिटिव में। फुल इंफिनिटिव का मतलब टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, ये हमें ध्यान रखना है। अब अगर ये बात समझ आ गया तो हम लोग सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं कि यहां पे डेयर का यूज किस तरह से हुआ है, वर्ब के रूप में या मॉडल के रूप में। तो आप गौर से देखिए, डेयर के साथ यहां पे नॉट लिख दिया, डेयर के साथ क्या आ गया, नॉट आ गया, मतलब ये मॉडल है। अगर ये मॉडल है तो इसके बाद जो हम वर्ब लिखेंगे वो हम लिखेंगे बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में। बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये टू हमारा हटा दीजिए, ये टू हमारा रॉन्ग हो गया, और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, ही डेयर नॉट गो देयर, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई यूज्ड टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 years old। अब यहां पे एक वर्ब यूज हुआ है यूज, इसे समझते हैं। यूज, एक तो यूज जो है ये हमारा होता है वर्ब, और इसका मतलब होता है यूज करना, प्रयोग करना। लेकिन एक हमारा वर्ड होता है यूज टू, और ये हमारा होता है मॉडल। ये हमारा होता है मॉडल। इसका यूज हम लोग करते हैं पास्ट के रेगुलर एक्शन को बताने के लिए। रेगुलर एक्शन, पास्ट में आप किसी काम को बार बार करते थे, ये बताने के लिए यूज टू मॉडल का यूज किया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं पास्ट हैबिट्स बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आप सेंटेंस में पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहां पे पास्ट की एक रेगुलर एक्शन की बात हो रही है। पास्ट की रेगुलर एक्शन की बात हो रही है, तो ये जो हमारा यूज है ये हमारा रॉन्ग हो गया। हमें यहां लिखने हैं यूज टू, यूज्ड टू, और हमें इस सेंटेंस को इस तरह सही करने होंगे, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 years old, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A soldier could fight for his country and save his country's honor। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक मॉडल यूज हुआ है could, इसे समझते हैं। ये जो could मॉडल है इसका यूज हम लोग पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। जब हमें पास्ट की एबिलिटी बताना हो तो हम लोग कुड मॉडल का यूज करते हैं। लेकिन एक मॉडल हमारा होता है मस्ट, मस्ट या फिर आउट टू। इसका यूज हम लोग ड्यूटी बताने के लिए करते हैं, ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए करते हैं। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे एक सोल्जर की पास्ट की एबिलिटी बताने की बात नहीं हो रहा है, एक सोल्जर की ड्यूटी बताने की बात हो रहा है। अगर ड्यूटी बताने की बात हो रहा है तो ये कुड हटाइए, यहां लिखिए मस्ट, और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, आ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई वुड रादर डाई देन बेग। अब यहां पे देखिए एक मॉडल फ्रेज यूज हुआ है वुड रादर। वुड रादर, वुड रादर का यूज हम लोग करते हैं एक तरह से प्रेफरेंस के लिए, क्लियर है, और इसके साथ हम लोग कंपैरिजन के लिए दैन का यूज करते हैं, दैन का, यह हमें ध्यान रखना है, क्लियर है। अब यहां पे ये जो देन यूज हुआ है, देन का यूज हम लोग टाइम बताने के लिए करते हैं। हमें यहां पे टाइम नहीं बताने हैं, हमें यहां पे, क्लियर है, एक तरह से हमें कंपैरिजन करने हैं। कंपैरिजन के लिए हमारा यूज होता है दैन। तो इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, आई वुड रादर डाई देन बेग, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अब यहां पे देखिए
एक कंजक्शन यूज हुआ है लेस्ट। लेस्ट ये हमारा एक कंजक्शन होता है। जब भी हम लेस्ट लिखते हैं तो हमें ध्यान रखने हैं कि ये लेस्ट के साथ हम या तो शुड लिखते हैं या फिर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिखते हैं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। अब आप सेंटेंस में देखिए तो लेस्ट के साथ विल का यूज हुआ है। या तो इस विल के जगह पे शुड का यूज कीजिए और इस सेंटेंस को सही कीजिए, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। या फिर आप सिंपली शुड विल हटा दीजिए, शुड भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये जो है ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बन जाएगा और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, रन फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन। तो हमारा आंसर इस तरह से बना सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। He hoped that he will pass the exam with flying colors। अब यहां पे देखिए, यहां पे आप इस सेंटेंस को देखिएगा तो ये जो दैट है ना, ये कंजक्शन है। और अगर ये कंजक्शन है तो यहां से यहां तक लिखा हुआ है, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच है। आगे जो भी लिखा हुआ है वो हमारा जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हमें पास्ट में लिखना चाहिए। ये जो विल है इसका यूज हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन जो वुड है इसका यूज हम लोग, क्लियर है, पास्ट ऑफ विल के रूप में करते हैं। पास्ट ऑफ विल के पास्ट के रूप में। अगर हम लोग वुड का यूज विल के पास्ट के रूप में करते हैं तो हमें यहां पे ये विल हटा करके वुड लिखने होंगे, तब ये सेंटेंस हमारा पास्ट में हो जाएगा। और हमें इस तरह से सेंटेंस को सही करने होंगे, ही होप्ड दैट ही वुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है। चलिए तो इस तरह से आज का ये हमारा क्लास खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आया होगा और आप इस क्लास को एंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा जिसमें हम वर्ब के और भी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लोगों में भी शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।